कूलिंग वाटर फ्लो हमेशा नीचे से ही क्यों होता है और ऊपर से क्यों निकलता है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि हाँ ऊपर से आए और नीचे से निकल जाए? ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ना कि हाँ हमारे कूलिंग वाटर फ्लो ऊपर से इन हो या आउट जो हो नीचे से हो जाए, बट ऐसा नहीं होता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ लास्ट टॉपिक जो कंडेंसर से था वो काफी पसंद आया होगा आप लोगों को। तो मैं चाहता हूं कि मेरी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर नहीं है तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी क्वेरी जनरेट हो जब भी आप किसी सेक्शन के बारे में सोचते हैं तो उसमें एक बार जाके वहां पे देखें कि हाँ ऐसा क्यों होता है। कुछ चीजें होती हैं, जैसे अगर हम सिंपल सा एग्जांपल की बात करें, अगर हम कंडेंसर का ऐसा टॉपिक चल रहा है तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि कंडेंसर के अंदर हमारा कूलिंग वाटर जो इनलेट फ्लो है वो नीचे से ही क्यों होता है, ऊपर से क्यों नहीं होता है? ये क्वेश्चन आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है कि हाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हम एनालिटिकल नहीं हो पाते हैं उन चीजों के बारे में कि हम इतना सोच नहीं पाते कि हाँ ऐसा बस गए और हमें बता दिया कि हाँ ये कंडेंसर ऐसा है और कंडेंसर को हमने समझ लिया कि हाँ भाई ये क्या करता है कि हमारा जो स्टीम है उसको फेज चेंज कर दिया। तो हमारा ये एक बोल सकते हैं कि हाँ मतलब एक जिसने किसी ने बता दिया और हमने उसको मान लिया। लेकिन अगर आप उसको एक्सपेक्ट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बॉयलर के पार्ट्स में बोला हूँ कि आप जब किसी चीज को समझते हैं तो उसको एनालाइज करिए, कि एनालिसिस करते हैं, अपने दिमाग में उसको बिठाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन एराइज होते हैं। तो उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे नहीं पता होंगे, बट मैं उनको ऐसा है कि हम मैं उनसे डिस्कस करके, अपने फ्रेंड से, सीनियर से डिस्कस करके जरूर आपके पास लाऊंगा। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वो क्वेश्चंस एराइज करिए जो हमारा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन के नोट बनाकर रखिए, हमारा टॉपिक जैसे जैसे बढ़ता रहेगा आप उन क्वेश्चंस को वहां पर पोस्ट कर सकते हैं। तो सिंपल सा ये भी आज इसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे कुछ लोगों के बारे में कुछ फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने पूछा मुझसे हाँ ये सर ऐसा क्यों होता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ चलिए इसको डिस्कस भी करेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। दूसरा कि हाँ हम एक और क्वेश्चन अगर मेरे दिमाग में अगर बात करें, अगर मैंने जब पावर पॉइंट में आया था तो मेरे दिमाग में कॉमनली आया था कि जब हम किसी भी मेटल पीस को अगर बात करते हैं, जब भी कोई आयरन का पीस है अगर हम डालते हैं, पानी में डाल के रखते हैं तो नॉर्मली क्या होता है बहुत जल्दी करोजन हो जाता है। लेकिन क्या होता है कंडेंसर भी पूरा आप आयरन का ही बना होता है, जो उसका सेल है, जो सेल्स बने सेल का आउटर सेल जो पूरा आयरन का, बट उसमें आपने देखा होगा कि उसमें इरोजन जो करोजन होता है वो बहुत लेट होता है, मतलब बहुत स्लो रेट में होता है करोजन। मतलब आप बोल सकते हैं कि हाँ नेग्लिजिबल रहता है। कंडेंसर खुलता भी होगा तो आपको करोजन के बहुत कम चांसेस दिखते होंगे, बहुत कम करोजन दिखता होगा, जबकि उसमें कंटिन्यूअस वाटर फ्लो होता रहता है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। इसका जो डिटेल्स है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, डिटेल को कि ये क्या होता है, क्यों होता है, और इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन अगर मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा तो ये काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम जानेंगे कि हाँ डिप्लीशन क्यों नहीं होता है, उसमें करोजन की चांस, मतलब स्लो रेट करोजन क्यों होता है। तो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा पहला कंडेंसर का वर्किंग एंड पार्ट्स। ठीक है, सेकंड जो मैंने बात किया कि हाँ कुछ मटेरियल के बारे में जानेंगे कि जो उसके ट्यूब्स के मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं। थर्ड जो है क्वेश्चन, जो मैं बोला कि हाँ दो क्वेश्चंस कि जो स्लो रेट करोजन क्यों होता है, एंड फोर्थ जो मैंने बोला कि कूलिंग वाटर फ्लो डाउनवर्ड टू अपवर्ड क्यों होता है। ठीक है, तो ये इन चार चीजों को हम कवर अप करते हुए चलेंगे आज के टॉपिक में। तो सबसे पहले वर्किंग और पार्ट्स के बारे में जानते हैं। पहले कंडेंसर के पार्ट्स को देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा जो है आपको ये आउटर लाइन दिख रही है, ये रेड कलर की, ये पूरा सेल है। ठीक है, ये सेल के अंदर क्या होता है, बंच ऑफ ट्यूब्स होते हैं। ठीक है, तो इन ट्यूब्स को क्या होता है कि ट्यूब प्लेट होते हैं, दो ट्यूब्स प्लेट होते हैं। आप जब भी कंडेंसर को देखे होंगे, अगर नहीं देखा है तो अगर आप नए हैं प्लांट में तो आप जरूर इमेजेस भी देखिएगा, मैं इमेजेस भी आप लोग को अटैच करूंगा। लेकिन उन दो ट्यूब्स प्लेट होते हैं, उन ट्यूब्स प्लेट के बीच में नंबर ऑफ ट्यूब को सेट किया जाता है, फिक्स किया जाता है, ताकि उसमें हम वाटर का फ्लो करा सकें। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट पोर्शन होता है उसमें क्या करते हैं हम, जो आप बोल सकते हैं कि फ्रंट जो है कंडेंसर का फ्रंट साइड है वो दो पार्ट में डिवाइड रहता है। ठीक है,
एक अपर पार्ट और लोअर पार्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक पार्ट में कूलिंग वाटर इनलेट होता है और दूसरे पार्ट से कूलिंग वाटर फ्लो आउट होता है। तो क्या होता है कि कूलिंग वाटर फ्लो यहां से इन होता है और इन ट्यूब्स के थ्रू होते हुए नेक्स्ट जो है वाटर बॉक्स बोलते हैं, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन भी वाटर बॉक्स है, क्योंकि यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है। इन बॉक्स में पानी होता है, पानी का फ्लो रहता है। तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, कंटिन्यूअस वाटर फ्लो होने की वजह से इसमें पानी भरा रहता है। वाटर बॉक्स बोलते हैं। ये पूरा पूरा एम्प्टी होता है, तो एक साइड से पानी जाता है, यहाँ से फिर रिवर्स होकर के और फिर से ये कूलिंग टॉवर में चला जाता है। तो क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कूलिंग वाटर में टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर का पानी जिनका टेम्परेचर कम होता है वो इन कराते हैं। उसके बाद क्या करता है कि जो एग्जॉस्ट स्टीम है, जो टरबाइन का एग्जॉस्ट स्टीम है, उससे ये जो पानी है, जो कूलिंग वाटर का लोअर टेम्परेचर का पानी है, वो क्या करता है कि लेटेंट हीट को लेता है और उसका फेज चेंज कर देता है। आप देखे होंगे कि एग्जॉस्ट स्टीम का जो टेम्परेचर होता है वो भी लगभग 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। और जो हमारा सीपी का, यानी कि जो हमारा सीपी जो हॉटवेल में जो पानी इकट्ठा होता है वहां पे सीपी लगा करके उस पानी को हम फिर से रिसर्कुलेट करते हैं अपने प्लांट में। तो जो सीपी होता है, 2 सीपी होते हैं हमारे लगभग। तो जो सीपी का आउटलेट भी टेम्परेचर लगभग, या इनलेट आउटलेट टेम्परेचर भी वो लगभग सेम होता है, ठीक है। तो वो हम कंट्रोल करते हैं कूलिंग, ये टेम्परेचर हमारा लगभग हमारा कूलिंग वाटर जो इनलेट टेम्परेचर उस पर डिपेंड करता है कि कितना कम टेम्परेचर कूलिंग वाटर का है, वो उतना ही हमारा एग्जॉस्ट स्टीम का टेम्परेचर क्या होता है, जितना हमारा टेम्परेचर कम रहेगा उतना वो हीट वहां से लेगा, लेटेंट हीट लेगा और उसका फेज चेंज करके हमारे वाटर में कन्वर्ट कर देगा। तो क्या करते हैं यहाँ पे, हमारा मेन फंक्शन क्या हुआ कंडेंसर का, कि फेज चेंज करना। फेज चेंज मतलब कि एग्जॉस्ट स्टीम जो आई, स्टीम का फेज चेंज किया, वो कुछ में कुछ स्टीम होता है, कुछ वेपर, कुछ मॉइस्चर भी होता है। ड्राइनेज सेक्शन हमारा क्या हमने डिस्कस किया था कि एक्सेप्टेबल लिमिट ड्राइनेज सेक्शन की वो 0.88 रहती है। ये वेरी कर सकता है, कम ज्यादा होता रहता है। हमारे कूलिंग वाटर टेम्परेचर कितना है, इनलेट कितना लोअर साइड में है, उसी पे डिपेंड करता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे फेज चेंज होता है तो आपको पता चलता होगा कि कंडेंसर के अंदर वैक्यूम बनाते हैं इजेक्टर। बहुत लोगों के अंदर कंफ्यूजन रहता है कि इजेक्टर वैक्यूम बनाता है, बट ऐसा होता नहीं एक्चुअली। अगर आप लोग के भी दिमाग में ऐसा चल रहा है कि इजेक्टर हमारा वैक्यूम बनाता है तो वो बहुत ही गलत है, या वैक्यूम पंप वैक्यूम बनाता है, तो प्लीज ऐसा मत सोचना। कहीं मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा कंफ्यूजन होता है कि जो इजेक्टर या फिर जो वैक्यूम पंप होता है वो कंडेंसर के अंदर वैक्यूम बनाता है। कंडेंसर के अंदर वैक्यूम बनाते नहीं है, फेज चेंज होने की वजह से कंडेंसर के अंदर वैक्यूम बनता है, ठीक है। तो हमारा जो इजेक्टर या फिर हमारा जो वैक्यूम पंप है वो क्या करता है कि जो फेज चेंज के बाद, यानी कि अगर हमने कंडेंस किया, अगर हम सिंपल से एग्जांपल की बात करें, एक बॉक्स ले लें, उसमें हम स्टीम को ले लें, तो स्टीम क्या करेगा, पूरे बॉक्स को भर देगा। भाई गैस फॉर्म में होता है तो पूरे बॉक्स को भर देगा। अब हम क्या करेंगे कि यहां पे इसको ठंडा करेंगे, तो यही बॉक्स जब हम इसको ठंडा कर देंगे, टेम्परेचर में कर देंगे, टेम्परेचर लोअर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये लिक्विड में भर जाएगा। और यहां पर जो है क्या होगा कि ये पूरा वॉल्यूम, जो वॉल्यूम रिडक्शन हुआ, वॉल्यूम रिडक्शन होने की वजह से इसके अंदर वैक्यूम बनता है, ठीक है। जब हम फेज चेंज करते हैं तो हमारा कंडेंसर का वैक्यूम बनता है। हम इजेक्टर और या फिर वैक्यूम पंप का यूज करते हैं कि जो पोर्शन, जो चीज नॉन कंडेंसेबल लगी, यानी कि जो कंडेंस नहीं हो पाई, इसमें क्या होता है, कुछ नॉन कंडेंसेबल गैसेस होते हैं, नाइट्रोजन हो सकता है, हम क्या अमोनिया डोजिंग करते हैं तो बहुत सारे ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन, बहुत सारे नॉन कंडेंसेबल गैसेस हैं जो कंडेंस नहीं हो पाते हैं। और दूसरा, कुछ चीजें क्या होती हैं, जो कुछ मात्रा में स्टीम होता है जो हमारा पूरा कंडेंस नहीं हो पाता है। भाई जितना हमारा सरफेस एरिया है, कंडेंसर का सरफेस एरिया कितना होगा, जितने नंबर ऑफ ट्यूब होंगे, ठीक है, अगर हम बात करेंगे निकालना चाहें तो इनटू जो लेंथ है इंटू 2 पाई आर, यानी कि पाई डी आर अगर हम बात करें, पाई इंटू डायमीटर इंटू एल, ये हमारा पूरा कंडेंसर का जो सरफेस एरिया है अंदर, जिसके कांटेक्ट में हमारा स्टीम आता है और फिर वो ठंडा होता है, मतलब ठंडा इन सेंस को अपना क्या होता है, एंथैल्पी लूज करता है और हमारा क्या होता है कि हमारा फेज चेंज होता है। तो ये एरिया में हमारा, तो ये पूरा क्या होता है, लगभग हम देखेंगे कंडेंसर अगर हमने खुला होगा देखो तो लगभग 70% एरिया तक उसमें क्या होता है, ट्यूब्स भरे रहते हैं पूरा। तो वहां पर क्या होता है कि
नंबर ऑफ ट्यूब्स रहते हैं, हमारे एक साइड से ट्यूब्स में पानी जाएगा और दूसरी साइड से पानी आता रहता है। तो मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि हमारा जो कूलिंग वाटर का फ्लो होता है वो नीचे से जाता है और ऊपर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो हम जैसा डिस्कस करते हैं कि हमारा इजेक्टर और वैक्यूम पंप क्या करता है, वो क्या केवल नॉन कंडेंसेबल गैसेस, नॉन कंडेंसेबल गैसेस में वो गैसेस जो कंडेंस नहीं हो सकती हैं, क्योंकि अगर वो गैसेस रहेंगी तो हमारा क्या होगा, कंडेंसर का एरिया भरा रहेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, उस कंडीशन पे हमारा जो रिडक्शन होना चाहिए, वॉल्यूम में रिडक्शन होना चाहिए, वैक्यूम बनना चाहिए, वो वैक्यूम नहीं बन पाता है। तो इजेक्टर और वैक्यूम पंप हमारा केवल वहां से नॉन कंडेंसेबल गैसेस या फिर जो वो स्टीम जो कंडेंस नहीं हो पाया, पूरा टाइम उसको टाइम नहीं मिला कंडेंस होने का, वो स्टीम को निकाल लेता है। तो वही क्या होता है, अगर हमारे कूलिंग वाटर टेम्परेचर जो इनलेट टेम्परेचर है वो लोअर साइड में रहेगा तो सीधा सीधा बात है कि पूरा जो स्टीम आ रहा है वो ठंडा नहीं हो पाएगा। तो जो स्टीम बच गई वो क्या करेगी, उसके वैक्यूम को ब्रेक करेगी। भाई जितना कंडेंस होगा उतना ही वैक्यूम बनेगा। तो उसी स्टीम को क्या करता है, वो स्टीम क्या करता है, वो स्पेस ले लेता है, तो हमारा वैक्यूम रिडक्शन हो जाता है। तो इसीलिए कूलिंग वाटर इनलेट टेम्परेचर जितना लोअर रहता है उतना हमारा वैक्यूम अच्छा बनता रहता है। क्योंकि भाई सीधा बात है कि जितना ज्यादा कूलिंग वाटर इनलेट टेम्परेचर जितना कम कूलिंग वाटर टेम्परेचर रहेगा उतना स्टीम का वॉल्यूम कम होगा और उसके अंदर वैक्यूम बनेगा। अगर हमने कूलिंग वाटर इनलेट टेम्परेचर बढ़ा दिया, राइज में है, तो क्या हो जाएगा, स्टीम जो हमारा डाला इतना स्टीम है वो स्टीम उसका वॉल्यूम रिडक्शन नहीं होगा, तो वैक्यूम कम बनेगा। तो ये अगर किसी के अंदर भी कंफ्यूजन है कि जो हमारा वैक्यूम पंप है या इजेक्टर है वो हमारा क्या करता है, अल्टीमेटली वैक्यूम बनाता है कंडेंसर में, तो प्लीज इस कॉन्सेप्ट को दिमाग से निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो ये पहला हमने जो एक कंफ्यूजन बहुत लोग इस बात देखा है, जो खास करके वो जो नए होते हैं उनके दिमाग में ऐसा रहता है। ठीक है, तो उसके बारे में, इजेक्टर के बारे में भी पढ़ेंगे आगे के टॉपिक्स में। तो ये पार्ट्स हुए हमने बताया कूलिंग वाटर। अब बाकी उसके बाद क्या होता है, कंडेंस होने के बाद हमारा क्या होता है, कूलिंग वाटर जो हमारा स्टीम है, यानी कि स्टीम डीएम वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, टेम्परेचर रहता है और वहां से हॉट वेल उसको बोलते हैं, हॉट वेल में इकट्ठा होता है और उसको फिर हम सीपी के थ्रू विड्रॉ कर लेते हैं। तो कूलिंग वाटर इनलेट टेम्परेचर हमारा लोअर क्यों रहता है, हम क्या करते हैं, उसको कूलिंग टावर में भेजते हैं, यानी कि हायर टेम्परेचर जो कूलिंग वाटर का आउटलेट टेम्परेचर है वो हायर टेम्परेचर को होता है। उस हायर टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, कूलिंग टावर में भेजते हैं, वहां पर उसका टेम्परेचर डाउन करते हैं और फिर डाउन होने के बाद फिर से हम कूलिंग वाटर में, तो ये साइकिल हमारा चलता रहता है। तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ जो एनर्जी लॉस होता है वो कंडेंसर के अंदर होता है काफी ज्यादा। अगर आप निकालेंगे कि एंथैल्पी निकालेंगे कि हाँ कितनी एंथैल्पी एग्जॉस्ट स्टीम की है और कितनी एंथैल्पी जो हमारा वाटर बचा कूलिंग जो ये डीएम वाटर बचा जो सीपी लेता है, तो काफी ह्यूज डिफरेंस मिलेगा आपको इस एंथैल्पी में। ठीक है, तो ये हमारा वर्किंग, आप बोल सकते हैं कि हाँ इसका वर्किंग क्या होता है। दूसरा हम पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। बैफल प्लेट हर वो प्लेट को बोलते हैं, जब बॉयलर में भी सुने होंगे, जो दो पार्ट्स को डिवाइड करता है, उनको नॉर्मली बैफल प्लेट बोलते हैं। ठीक है भाई, ये कवर हेड है, यानी कि इसको बोल सकते हैं किसी भी तरह ये कर्विकल यहाँ पे है, डायग्राम मिला जो इसने मैंने कर्व बनाया, लेकिन मोस्टली ये फ्लैट होता है रियर साइड में। ठीक है, तो जहां कूलिंग वाटर का फ्लो होता है उसको हम फ्रंट साइड बोलते हैं। अगर हम बात करें कि फ्रंट और रियर किसे बोलते हैं, तो जिधर कूलिंग वाटर इन और आउट होता है उसको हम फ्रंट बोलते हैं और उसके अपोजिट साइड वाले को रियर साइड बोलते हैं। ठीक है, बाकी सेल मैंने बता दिया, एग्जॉस्ट स्टीम बता दिया। अगर हम बात करें मटेरियल के बारे में, तो हम मोस्टली जो आउटर सेल है उसका मटेरियल तो सेम होता है, उसके बारे में नहीं, हमारा मेन क्या होता है, ट्यूब्स के बारे में बात करेंगे। तो ट्यूब्स के जो मटेरियल्स होते हैं वो मोस्टली, अगर हम बात करें तो ब्रास, ठीक है, एल्यूमिनियम ब्रास और स्टेनलेस स्टील का, कॉपर निकल। ठीक है, उसके बाद हमारा टिटेनियम, नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे फेरेटिक स्टील भी होता है, फेरेटिक। ये डिपेंड करता है हमारे, अगर हम पावर प्लांट की बात करें तो पावर प्लांट में हमारा नॉर्मली एल्यूमिनियम ब्रास या आप बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन में होता है। बाकी जो भी चीजें हैं, टाइटेनियम का हो गया या कॉपर निकल का हो गया या फिर हम बात करें एसएस की हो, ये डिपेंड करता है कि हम यूज होता है। जैसे कि अगर हम बात करें केमिकल इंडस्ट्रीज में, यहाँ पे केमिकल्स, इरोडिक केमिकल्स होते हैं, वहां यूज होता है।
ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल्स में वहां पे ये डिपेंड करता है कौन सा केमिकल कहाँ क्या है। तो मटेरियल्स ये होते हैं मोस्टली हमारे यहाँ। अगर हम बात करें ज्यादातर, अगर मेरे प्लांट की बात करें तो वहां पे एल्यूमिनियम ब्रास का यूज करते थे, ठीक है, यूज करते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ भी हो सकता है, आप देख सकते हैं कि आपका ट्यूब किस टाइप का है और वहां पे आप जो कंडेंसर का जो डिटेल्स होगा, यानी कि जो कंडेंसर जो जिस कंपनी एपीसी किया है, तो वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगा। तो मोस्टली कॉम्बिनेशन ऑफ एल्यूमिनियम और ब्रास के होते हैं। इसके बारे में हम देखेंगे और भी चीजें। तो ये हमारे लगभग नंबर ऑफ ट्यूब्स की बात हो गई, सॉरी ट्यूब्स का मटेरियल की बात हो गई। स्लो रेट करोजन के बारे में हमने बोला कि हाँ इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेल की, हम ट्यूब्स की बात नहीं कर रहे हैं। ट्यूब्स है एक तरह का अलॉय है, तो इसमें ज्यादा क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम या फिर ब्रास के बारे में हम बात करें तो उसमें करोजन के चांसेस नहीं रहते हैं। ज्यादातर हमारे करोजन का चांस सेल में होता है, उस मटेरियल का बना है, क्योंकि ये आयरन कंटेनिंग है। तो क्या होता है कि इसमें आयरन का मिक्स होता है, मेन आयरन का ही है, माइल्ड स्टील का रहता है या फिर कास्ट आयरन का रहेगा, तो ये माइल्ड स्टील का ही रहता है। तो माइल्ड स्टील में क्या होता है कि करोजन भाई आयरन कंटेंट है, तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो कहीं भी वो मटेरियल जिसमें अगर हम ऑक्सीडेशन होता है तो वहां पे रेट ऑफ करोजन बढ़ जाता है, ठीक है। तो रेट ऑफ करोजन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर सैक्रिफिशियल एनोड होता है, एक टर्म होता है, आपने सुना भी होगा, मोस्ट पर्सन ने सैक्रिफिशियल एनोड लगाते हैं, जो क्या करता है कि इसके जो रेट ऑफ करोजन है उसको बहुत ही कम कर देता है, ठीक है। उस सैक्रिफिशियल एनोड के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि क्या है कि ये थोड़ा सा अगर हम इसके साथ कंबाइन करेंगे तो वो लेंथी हो जाएगा। तो सैक्रिफिशियल एनोड के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि कैसे काम करता है, जो करोजन रेट को कम करता है कंडेंसर के सेल के, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, सबसे अच्छा मुझे लगता है कि कूलिंग वाटर फ्लो का जो है क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में भी आया था कि कूलिंग वाटर फ्लो हमेशा नीचे से ही क्यों होता है और ऊपर से क्यों निकलता है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि हाँ ऊपर से आए और नीचे से निकल जाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ना कि हाँ हमारे कूलिंग वाटर फ्लो ऊपर से इन हो या आउट जो हो नीचे से हो जाए, बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हमारा लोअर टेम्परेचर कूलिंग वाटर कांटेक्ट में आता है स्टीम के, डायरेक्ट स्टीम के कांटेक्ट में आएगा, तो क्या होगा कि वो मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम हीट ले लेगा यहाँ पर और उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि अगर कूलिंग वाटर का जो इनलेट फ्लो अपर साइड में रहेगा, अपर में एग्जॉस्ट स्टीम आ रही है, एग्जॉस्ट स्टीम क्या करेगी, पूरा स्टीम यहाँ पर टेम्परेचर को दे देगी, जितना हो सकता है उतना टेम्परेचर को देगी, और फिर उसके बाद जब वो रिटर्न आएगी तो उसका टेम्परेचर ऑलवेज पहले से ही हाई रहेगा। तो हाई होने की वजह से यहाँ पर जब आएगी रिटर्न में, तो वो क्या होता है कि हीट ट्रांसफर नहीं करेगी। इवन अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उल्टा ये हीट क्या कर देगा, कंडेंसर को ट्रांसफर कर देगा। ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि क्या होगा कि उस कंडीशन में लोअर टेम्परेचर एक्सेस हीट एब्जॉर्ब करेगा स्टीम का, और फिर जब वो रिटर्न होके आएगा तो उस कूलिंग वाटर के पास एक्सेस हीट रहेगा, और जो हमारे यहाँ पे फेज चेंज होने के बाद वाटर आया उसका मे भी ऐसा चांसेस है कि टेम्परेचर इक्वल हो या फिर लोअर हो या फिर बहुत कम मार्जिन हो, तो हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, बहुत स्लो रेट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक समझ रहे हैं आप। लेकिन अगर हमारा इनलेट साइड कूलिंग वाटर का डाउनवर्ड साइड से है, तो क्या होगा कि जो भी वाटर है, पहले जो वाटर टेम्परेचर जो वाटर है उसके कांटेक्ट में हीट लेगा, उसके बाद उतना हीट, क्योंकि इसकी जो वाटर यहाँ पर है, कूलिंग वाटर है सेकेंड पोर्शन में जो है, वहां पर उसके अंदर एंथैल्पी कम होती है, तो वो एंथैल्पी कम लेने की वजह से उसके अंदर ऐसी फिनोमिना रहेगी जो हायर टेम्परेचर है, यानी कि हायर एंथैल्पी का है, वहां से टेम्परेचर को ग्रैब्स कर लेगा ज्यादा से ज्यादा। तो हमारा दोनों फेज में, यानी कि इन और आउट रिटर्न, यानी कि फॉरवर्ड एंड रिटर्न दोनों केस में हमारा क्या करेगा, कूलिंग वाटर एक्सेस ज्यादा से ज्यादा हीट को कंडेंसर के अंदर से ले पाएगा। जबकि इधर अगर हम बात करेंगे फर्स्ट अपर साइड में अगर हम इन कराते हैं तो यहाँ पर एक्सेस हीट एब्जॉर्ब करेगा, बट सेकेंड पार्ट में जब वो रिटर्न में आएगा तो बहुत कम ही मार्जिनल हीट को वो एब्जॉर्ब करेगा। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ये होता है कि कूलिंग वाटर का जो फ्लो होता है हम डाउनवर्ड साइड से करते हैं। सेकंड पास है, हम बोल सकते हैं कि हाँ ये फर्स्ट पास है जहां पे ये हीट ट्रांसफर होता है, और ये सेकंड पास है। पूरा पास डिवाइड नहीं है, लेकिन आप इमेजिनेशन के लिए बोल सकते हैं कि जो हमारा रिटर्न पास है वो पहले हीट लेगा, और उसके बाद फिर जो हमारा फॉरवर्ड पास है वो फिर हीट, यानी दोनों केस में क्या होता है कि मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम हीट एब्जॉर्प्शन हो पाता है कंडेंसर के अंदर, और तो आप बोलते हैं कंटिन्यूअस एंड फास्ट हो पाता है। इसीलिए ऐसा करते हैं कि हमारा कूलिंग वाटर हमेशा नीचे से देते हैं और आउट हमेशा अपर साइड से करते हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों को काफी कुछ इसमें मिला होगा टॉपिक में सीखने के लिए। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है, हाँ इसके अंदर एक और चीज होती है, अगर हम बात कर रहे हैं बीच में, तो बीच में हमारा वैक्यूम, अगर हम लोकेशन की बात करें तो कंडेंसर के बीच में कहीं भी एक लोकेशन पे हम क्या करते हैं, इजेक्टर को लगा, इजेक्टर का या फिर वैक्यूम पंप का टैपिंग दे देते हैं, जहां से वो नॉन कंडेंसेबल या हम बोल सकते हैं कि जो स्टीम जो कंडेंस नहीं हो पाई वो गैसेस एक्सट्रैक्ट करते हैं
सेम वही किसी अपोजिट साइड में या वैक्यूम ब्रेकर का भी पॉइंट होता है जब हम वैक्यूम ब्रेक करने के लिए होते हैं। तो ये जब भी पार्ट्स होते हैं कंडेंसर के अंदर, टैपिंग्स होते हैं, तो वो आप जब आप जाएंगे वहां पर देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा सैक्रिफिशियल एनोड के बाद में रहेगा और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझने के लिए है। तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ के भी रखिएगा, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।